अनया एक शांत स्वभाव की सुंदर युवती थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक मौन चमक रहती थी जो उसे बाकी दासियों से अलग करती थी। वह राजमहल की नई दासी थी, पर बहुत जल्दी ही उसे महारानी चंद्रप्रभा के शयन कक्ष को सजाने की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी, क्योंकि उसके हाथों में ऐसा स्पर्श था जो फूलों से भी हल्का लगता। हर रात वह कस्तूरी, गुलाब और केसर से सजी मुलायम सेज तैयार करती और सोने से पहले उस बिस्तर को दूर से देखती। कभी कभी उसकी आंखें उस बिस्तर को तकती रह जातीं, मानो वह किसी रहस्य को जानना चाहती हो। उसकी सहेली गीतिका अक्सर मजाक करती, कहीं तू इस सेज से प्यार तो नहीं कर बैठी? अनया मुस्कुराकर कहती, नहीं, पर मुझे लगता है ये बिस्तर बोलता है, बस कोई सुन नहीं पाता। एक दिन महल में हलचल मच गई। युवराज आर्यमान, जो कई वर्षों से युद्धभूमि में था, लौट आया था। रूप में वह तेजस्वी और स्वभाव में गंभीर था। अनया की पहली झलक उसे तब मिली जब वह बाग में बैठे चित्र बना रहा था। अनया जैसे थम सी गई। राजकुमार की आंखों में कुछ था, एक थकावट, एक तड़प और एक अधूरी तलाश। आर्यमान की भी निगाहें एक पल को अनया पर ठिठकीं। वह उस दासी को नहीं जानता था, पर उसकी आंखों में कोई पुरानी पहचान सी झलकती थी। धीरे धीरे राजकुमार बाग में अनायास आने लगा और अनया फूलों को सजाने के बहाने वहां ज्यादा देर रुकने लगी। दोनों के बीच कुछ न कहा गया, फिर भी बहुत कुछ पनपने लगा। उस रात महारानी किसी पूजा में व्यस्त थीं। अनया ने सेज सजाई, कमरे में खुशबू फैली, दिए बुझे और चारों ओर सन्नाटा छा गया। उसका दिल धड़कने लगा। अगर मैं इस सेज पर कुछ देर को लेट जाऊं तो कौन देखेगा? वह चुपचाप बिस्तर पर लेट गई और जैसे ही उसकी पीठ गद्दों से मिली, एक ठंडक उसके पूरे शरीर में फैल गई। आंखें बंद होते ही वह एक अलग ही संसार में पहुंच गई। वह एक पुराने कक्ष में थी जहां एक सुंदर रानी चीख रही थी, मुझे क्यों मारा चंद्रप्रभा? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? और तभी आवाज आई, इस सेज पर जिसने भी प्रेम में विश्वास नहीं किया, उसे इसकी आग से गुजरना होगा। अनया हड़बड़ाकर उठ बैठी, पसीने से तर। तभी दरवाजा खुला। महारानी लौट आई थी। उन्होंने अनया को सेज पर देख लिया। तूने मेरी सेज अपवित्र कर दी। उन्होंने सैनिक बुलाए और अनया को दरबार में घसीटा गया। कोड़े बरसने लगे। अनया पहले चीखी, फिर रोई, फिर एक पल ऐसा आया जब वह जोर जोर से हंसने लगी। हंस रही है? रानी चीखी। हंस रही हूं रानी मां, कि मैं तो एक रात इस सेज पर सोई और मेरी ये हालत हो गई। आप तो हर रात सोती हैं, आपकी आत्मा कैसे जीवित बची? अनया को कैद में डाल दिया गया। लेकिन युवराज आर्यमान को जब यह सब ज्ञात हुआ, वह क्रोधित हुआ। रानी को चुनौती दी गई कि सच्चाई सामने लाई जाए। उसी रात अनया ने फिर वही सपना देखा, पर इस बार उसमें एक और चेहरा था, राजकुमार आर्यमान का। तुम मेरी रक्षक बनोगी, मैं तुम्हारे बिना अधूरा था। सपने में चारुलता की आत्मा ने अनया को एक मंत्र दिया और बताया कि वह रानी चारुलता का ही पुनर्जन्म है, जिसे चंद्रप्रभा ने राजा से दूर करने के लिए जहर दे दिया था और उसकी लाश उसी सेज के नीचे दफन कर दी गई थी। दूसरे दिन दरबार बुलाया गया। अनया ने वह मंत्र पढ़ा। सेज के नीचे से जमीन कांप उठी। एक अस्थिपंजर और एक टूटी हुई बिंदी के साथ महाराज की पुरानी अंगूठी बाहर आई। चारुलता की आत्मा वहां प्रकट हुई सबके सामने। महारानी चंद्रप्रभा ने स्वीकार किया कि उसने प्रेम में ईर्ष्या के चलते वह अपराध किया था। राज्य में न्याय हुआ। चंद्रप्रभा को आजीवन कारावास मिला। राजा ने अनया को सम्मानपूर्वक रानी घोषित किया, न सिर्फ इसलिए कि वह पुनर्जन्म थी, बल्कि इसलिए कि उसने महल के सबसे बड़े झूठ को उजागर किया। राजकुमार आर्यमान ने कहा, मुझे नहीं पता कि पिछला जन्म कैसा था, पर इस जन्म में तुम ही मेरी सच्चाई हो। दोस्तों, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।